नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट विथ सी टेट यूपी टेट रीट एग्जाम की बात करेंगे। मॉडल पेपर दोस्तों आपका हिंदी का है, आपके सिलेबस के अनुसार है दोस्तों, और यह आपका तीसरा मॉडल पेपर है। टारगेट 30/30 है। यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके गद्यांश पद्यांश विथ 15 महत्वपूर्ण पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। इसके आपके पिछले मॉडल पेपर पिछली क्लासेस देखना, आई बटन पे लिंक आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पद्यांश देखेंगे, पद्यांश से रिलेटेड आपके प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद गद्यांश। तो पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं दोस्तों। और यह पद्यांश जो है आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया आपका पद्यांश है दोस्तों। प्रश्न है, सभी आपके अपठित पद्यांश है और अपठित गद्यांश भी रहेगा। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसुखिए भी खे लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन है उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई बहारों को। यह आपका पद्यांश है। और इस पद्यांश से आइए सीधे डायरेक्टली दोस्तों हम आंसर देखेंगे। और यानी कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इस पद्यांश से क्या पूछा गया है। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो, तो यहाँ पर कभी जो है किन्हें नमन कर रहा है, कभी नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई गई बहारों को, जो बहारें चली जाती हैं, ठीक है, उन बहारों को ले आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दूसरे की प्रेरणा को देकर मरते हैं। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि यह आपको समझ सकते हैं, नमन है उन्हें जो लौटा लेते हैं गई बहारों को, यानी जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, तो कभी उन्हें ही नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, यानी प्रेरणा देकर जाते हैं, मोटिवेशन देकर जाते हैं, एक मोरल देकर जाते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इस पद्यांश से है, कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है। कविता में जो बैसाखी दिया गया है आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो जो ये बैसाखी है, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। अब इस बैसाखी का भावार्थ क्या है दोस्तों। तो इस बैसाखी का जो भावार्थ है वह भावार्थ होगा आपका सहारा। क्या है, एक बैसाखी का भावार्थ आपका सहारा से है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे। सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु, आप लोग भावी अध्यापक हैं, वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे इस पद्यांश से, पानी पी प्यास बुझाना आशय में अलंकार कौन सा है। पानी पी प्यास बुझाना आस है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। पानी पी वाली लाइन मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आस है, इसमें यह पूछा गया, इसमें आपका अलंकार कौन सा है दोस्तों। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, मानवी, रूपक, उपमा, कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार होगा। पानी पी प्यास बुझाना, पा वर्ण की पुनरावृत्ति यानी बार बार हो रही, तो आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों। प्रश्न है अगला, इस पद्यांश से रिलेटेड ही है, इस पद्यांश से ही पूछा गया है। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, समाज किन्हें सदा सम्मानित करता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके पद्यांश में दिया गया है, क्या दिया गया है कि वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं, यानी नित्य खोद कर नए कियो जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो क्या करते हैं दोस्तों, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो आपके अपने कामों से सबका हित करते हैं। यह आपका चौथा का यानी कि 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, कवि के अनुसार जो है किनका जीवन आसान नहीं है। तो कवि के अनुसार जो है परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लेते हैं, उनका जीवन आसान नहीं है दोस्तों। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो परिश्रम से बीती लहरों को लौटा लेते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस आपके पद्यांश से प्रश्न है कि नौसखिया है, नौसखिया किसे माना गया दोस्तों। तो नौसिखिया जो है आपको किसे माना गया, इस पद्यांश में नया सीखने वाले को नौसखिया माना गया है। तो ये रहे पद्यांश के आपके बेहतरीन 6 प्रश्न। अब आइए देख लेते हैं गद्यांश दोस्तों। और गद्यांश आपका है यहाँ पर दिया गया है
कि बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं बुद्ध ने सरल तथा जनमानस की भाषा में जीवन के तत्वों के उपदेश तथा जगह जगह चर्चा करके किया। तो यह बौद्ध शिक्षण से संबंधित आपका गद्यांश है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपको 10 लाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 10 धर्म देशों को निम्न की मनाही थी, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ एवं 10 धर्मादेश दिए जाते थे। ये शरण बुद्ध धर्म एवं संघ की होती थी। तो 10 धर्मादेशों में निम्न की ये मनाही थी। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपका गद्यांश है, इस गद्यांश से संबंधित आपके प्रश्नों को देखते हैं। पहला देखिए प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे माध्यम बनाया जाता था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए, प्रश्नोत्तर को, व्याख्यान को, कथा को, इन सभी को माध्यम बनाया जाता है। यानी कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा दिया जाता था वो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, कथा, इन तीनों के माध्यम से दिया जाता था। दोस्तों ये प्रश्न देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यही गद्यांश आपके एग्जाम में आए तो समझ सकते हैं पूरे के पूरे मार्क्स आपको होंगे, वो भी कम समय में आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। अब ये गद्यांश का है तो क्या हो सकता है, तो प्रस्तुत गद्यांश में जो सर्वाधिक उचित शीर्षक होगा बौद्ध शिक्षा पद्धति, यानी बौद्ध शिक्षा पद्धति से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस गद्यांश से, बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता था। तो जो बौद्ध शिक्षा पद्धति थी उसमें जो आध्यात्मिक जन्म माना जाता था दोस्तों, तो वह है आपका किसे, पवज्जा का माना जाता था। किसे माना जाता है, पवज्जा को माना जाता था। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये सभी आपके नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में 1 से 2 दिन में अपलोड कर दी जाती है। बहुत से दोस्तों टेलीग्राम में सोचते कि सर आप आंसर क्यों नहीं देते। आप यहाँ पर वीडियो में क्लासेस लीजिए, इसके बाद आपको पीडीएफ फाइल जब मिल जाए तो वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करिए कि जो आप ये क्लासेस ले रहे हैं आंसर आपको पता चल रहा है क्या, वो आपको माइंड में स्टोर हो रहा है। बाद में जब आप पीडीएफ फाइल मिलेगी तो आपके फ़ायदे के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों हम आपको पीडीएफ फाइल में आंसर नहीं देते हैं, ताकि आप लोग अपने से कोशिश करें, ठीक है। प्रश्न है अगला कि बौद्ध शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब ये हमें पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा दोस्तों। देखिए 10 धर्मादेशों की मनाही थी, 10 धर्म देशों की मनाही थी। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा सम क्या दिया है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए 8 वर्ष की आयु के पश्चात ही विद्यारंभ का संस्कार संपादन किया जाता था और व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ दिलवाई जाती थी और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार अनिवार्य थे। लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका असत्य है, यह कथन असत्य है कि 10 धर्मादेशों की मनाही थी, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे इस गद्यांश से कि संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी दोस्तों। तो संरक्षक की जो अनुमति थी वह किसके लिए आवश्यक थी, तो यह आपके शिक्षा के आरंभिक संस्कार हेतु आवश्यक थी। ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। जो ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रारंभ जो है किस संस्कार से होता था। देखिए आपके बौद्ध में तो पवज्जा से होता है, पवज्ज से, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों की अगर बात की जाए तो किसमें से होता है, तो उपनयन से होता है, ठीक है। ब्राह्मणों में शिक्षा जो है उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, सिलेक्शन की दृष्टि से। प्रासंगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रासंगिक में प्रत्यय पूछा गया तो प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रासंगिक में प्रासंग धन इक, यहाँ पे इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। प्राय आपका उपसर्ग हो जाएगा, संग हो गया आपकी धातु या शब्द बोल देते हैं, और आपका इक यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मादेश शब्द है। धर्मादेश कैसा शब्द है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे धर्मादेश कैसा शब्द है। तो धर्मादेश एक आपका संज्ञा हो जाएगा, क्या दोस्तों, संज्ञा है। और अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ जो संस्कार ब्राह्मणों की उपनयन संस्कार की भांति होता था, इस कथन में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। संस्कार की भांति होता था, यानी बौद्ध धर्म में जो शिक्षा प्रारंभ होता था
वह संस्कार जो है ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति होता था। तो संस्कार की भांति जो है यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें कौन सा कारक होगा? संसार की भांति। जहाँ काकी होता है, काकी के कौन सा आपका आता है दोस्तों, कौन सा कारक होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग जानते हैं संबंध कारक, संबंध काकी के, तो संबंध कारक यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका व्याकरण भी लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आइए देख लेते हैं 15 आपके बेहतरीन शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के प्रश्न देखेंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया कि आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? आरंभ में पूछा गया है, यानी कि पहले जो है किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके किस सिद्धांत पर यहाँ पे बालक आरंभ में सीखता है? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो राइट आंसर जान लेते हैं, आपका है अनुकरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अनुकरण के सिद्धांत पर सीखता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि कौन सी है? जो भाषा शिक्षण है उसकी अनुवाद विधि कौन सी है? तो उसकी अनुवाद विधि आपकी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। जो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि होती है वह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी होती है? यानी सबसे कम प्रभावी, अ फ्यू इफेक्ट। ठीक है, अ फ्यू इफेक्ट इसमें से कौन सा होगा? तो भाषा कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी होती है दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी प्रभावी है। और बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, ये तीनों ऑप्शन जो है सबसे अधिक प्रभावी है। लेकिन जो सबसे कम प्रभावी है वह है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री या पत्र आदि पढ़वाना, ये सबसे कम प्रभावी है भाषा की कक्षा के शिक्षण युक्त के अनुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कहानियाँ बच्चे के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती है? जो कहानियाँ होती है वह बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार से सहायक होती हैं दोस्तों? तो वह आपके ये बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती। जो कहानियाँ होती है बच्चों के भाषा विकास में, ठीक है, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। अति फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, इस कथन में समर्थन में कौन सा तर्क जो है सबसे कमजोर है? कि जो आपकी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं हैं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हिंदी भाषा में ही लिखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सबसे कमजोर तर्क जो होगा, इससे तर्क अगर लगाया जाए तो सबसे जो कमजोर तर्क होगा वह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कमजोर तर्क यह है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। जो मुख्य उद्देश्य दिया है सबसे कम तर्क होगा। ठीक है, बाकी जो 3 तर्क दिए गए हैं कि विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा परिवेश में होती है, बिल्कुल सही बात है, भाषा विशेष में ही होती है, आपकी हिंदी में ही होती है। तो विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है, यानी जिसकी जो भाषा है, समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन कार्य करती है, ये भी सही बात है। जो विभिन्न विषय के अध्ययन अध्यापन होते हैं उसमें भाषा ही साधन का कार्य करती है, क्योंकि भाषा बचपन मातृभाषा होती है और बचपन से पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिलेक्शन की जैसे सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। टीचर्स फैमिली है, आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं दोस्तों। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, कौन सा आंसर होगा? देखिए दोस्तों, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ सामग्री का सिद्धांत यह तो है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत ये भी है भाषा शिक्षण का सिद्धांत नियम है, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर नियम ये भी है भाषा शिक्षण का। लेकिन निश्चित से अनिश्चित की ओर नियम ये आपका नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किसमें किया जाता है दोस्तों? उदाहरण देकर नियमों का जो निर्धारण किया जाता है वह आगमन से निगमन की ओर के नियम में किया जाता है। आगमन पहले यानी उदाहरण पहले, नियम बाद में यानी निगमन। तो आगमन से निगमन, उदाहरण से नियम की तरफ। अगर यहाँ पे आपका नियम से उदाहरण होता तो निगमन से आगमन होता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, यानी सी टेट में यानी कि सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट में पूछा गया। तो एमपी टेट, यूपी टेट, रिक्त एग्जामों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं आपके, क्योंकि सभी अदर टीटी एग्जाम में पूछे जा सकता है।
तो प्राथमिक स्तर में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर में कौन से भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना ये है आपका, स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना ये भी है, और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये भी प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन तीसरा आपका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा है, उसमें कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास जो है शीघ्रता से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आपके नवंबर 2012 में पूछा गया है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? दोस्तों अगर एक भाषा का शिक्षक या शिक्षिका है, ठीक है, अध्यापक अध्यापिका है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील, क्या हो जाएगा? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षक के दृष्टि से, सिलेक्शन की दृष्टि से, कि भाषा सीखने और सिखाने का जो उद्देश्य होता है वह होता है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वह क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के अवसर ही प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाषा शिक्षण की प्राथमिकता? तो आपके बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। कैसा होना चाहिए? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव प्रश्न आ गया कि प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये उद्देश्य ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइए देख लेते हैं राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा दोस्तों। देखिए जो संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना ये तो है, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना ये भी है, और सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना ये भी है, लेकिन चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति के माध्यम से बनाना, ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा, इसमें से प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का आपका उद्देश्य नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन दोस्तों उद्देश्य नहीं है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या बनाना, तो प्राथमिक स्तर पर नहीं। ये दोस्तों रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करें। ये भी टीचर्स फैमिली, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक हैं, और जायसवाल कोचिंग सेंटर जितने भी प्रश्न क्लासेज होती हैं आपके सिलेक्शन की जैसे आपके सिलेबस के आधार पर होती है दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो देखते रहिए, क्लासेज देखते रहिए। इसके पहले बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद दोस्तों।